गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था, टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछ ले, जैसे मान लीजिए आप ट्रांसलेशन करते हैं, आप जैसे क्लास 10th में अगर आप पढ़ते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को ट्रांसलेशन करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता था। तो ट्रांसलेशन करने के लिए जब तक आपको टेंस के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होगी, मैंने बताया था आप टेंस के सभी प्रकारों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप उस ट्रांसलेशन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, फिर अगले क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसी प्रकार से आपको मैं हर एक टेंस के प्रकार के बारे में बताऊंगा और आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप हमारे सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप क्लास 10th का या क्लास 12th का ट्रांसलेशन का कोई भी टॉपिक हो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और कोई आपसे पूछ ले आप कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले बता दो किस टेंस का है, तो बस आप पहचान समझने जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे आप सारे टेंस को पहचानना जान जाएंगे। आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो अगर हिंदी में वाक्य लिखा है, तो अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता आदि शब्द आते हैं, और कार्य का होना पाया जाता है ना। तो अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं ये शब्द आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन एक बात ये भी जाना है कि उस सेंटेंस से कार्य का होना पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कह दिया वह एक तोता है, वह एक तोता है, वह एक तोता है, तो इसमें भी लास्ट में ता है आ रहा है। लेकिन ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, क्योंकि वह एक तोता है, इसमें देखिए कहीं पर भी वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, काम का होना नहीं पाया जा रहा है, तो यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप इसे नहीं कह सकते। तो आपको पहचान में भी याद रखना है कि हिंदी वाक्यों के अंदर में ये चीज आना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ता हूं, और साथ में कार्य का होना भी पाया जाता है। बिना वर्ब के, बिना क्रिया के कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं हो सकता। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं आता है और कार्य का होना भी पाया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डू ऑब्लिक डज। ठीक है, और कोई आपसे पूछ ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया होती है, डू या डज होती है। लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो सकारात्मक वाक्य होता है, तो उसमें जो है डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगा दिया जाता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो मैं नोट में आप लोगों को लिखवा दूंगा। लेकिन आप लोगों को जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसका याद रखना डू या डज होता है, तो मैं नोट में आप लोगों को बता दे रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ
अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एसएस, है ना। तो एसएस का मतलब आप लोग समझिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एमवी, इट मींस मेन वर्ब। एमवी मींस मेन वर्ब, एमवी का मतलब आप लोग समझिएगा कि मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ऑब्लिक ईएस जोड़ा जाता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यस या ईएस जोड़ देंगे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नोट याद रखना है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ा जाता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगाया जाता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। इतना चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको इसकी पहचान याद रखनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फिर ये भी याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब होता तो है लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नहीं होता। आप जब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज डू या डज दिखेगा, है ना। तो मैं आप लोगों को जैसे सेंटेंस जितने भी ट्रांसलेशन में आते हैं तो अफर्मेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो मैं उनका जो रूल्स होता है ट्रांसलेशन का उसको मैं समझा देता हूं, फिर आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताएंगे। तो सबसे पहले रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको रूल याद रखना है। पहला, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा नियम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये दोनों नियम आप लोगों को याद रखना है। ये दो रूल होते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप पहला रूल लगाएंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो दूसरा रूल लगाएंगे। अब मैं बताता हूं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी दो रूल होते हैं। पहला रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट। ये चीज आप ध्यान रखिए कि जो मैं एसएस लिख रहा हूं तो एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अगर जैसे यहाँ पे एमवी लिखा हूं तो एमवी का मतलब मेन वर्ब होता है। तो ये चीज जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं आपको तैयार रखना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे डज नॉट,
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। दूसरा रूल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का दो रूल हो गया और अफर्मेटिव सेंटेंस का दो रूल हो गया। मैं इनके कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ, फिर बाद में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मैं एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हम लोग जानते हैं। जैसे मैंने एक सिंगुलर सब्जेक्ट का मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए राधा sings a song। ठीक है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पे देखिए राधा अकेली है, राधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसमें हमने यस लगा दिया, तो हो गया राधा सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए जो एग्जांपल है सेम जो है पहले रूल को फॉलो कर रही है। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट है ना। मैं अब आप लोगों को एक सेम एग्जांपल बताता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट में कैसे होता है। जैसे मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट में आपने कह दिया कि दे, दे मतलब हो गया वे, तो वे मतलब अधिक लोग हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। तो दे जो है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, उसका फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। देख लीजिए सेम एक दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स है। तो इस तरीके से आप इसके दो एग्जांपल समझ गए। अगर आप मान लीजिए हिंदी में ये चीज आ जाता, राधा एक गीत गाती है, तो आप लिख देते राधा सिंग्स ए सॉन्ग, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। तो इस तरीके से अगर कोई भी एग्जांपल आपको मिल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस का बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का मैं आप लोगों को विद हिंदी बता देता हूँ। इसमें मान लीजिए मैंने हिंदी नहीं लिखा, फिर भी इंग्लिश में लिख दिया, फिर भी आप पहचान सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, वह प्रयागराज में नहीं रहता है, वह प्रयागराज में नहीं रहता है। एक तरह से एग्जांपल है सिंगुलर सब्जेक्ट का, और मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं हिंदी में, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दूसरा एग्जांपल हमने लिख लिया, वे यहां नहीं आते हैं, वे यहां नहीं आते हैं। सबसे पहले आप पहचान कर लीजिए, देखिए यहाँ लास्ट में आया ता है, यहाँ लास्ट में आया ते है ना, और साथ में कार्य का होना नहीं पाया, जैसे रहता है ना, आते हैं, ये सभी वर्ब है, क्रिया है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे वह प्रयागराज में नहीं रहता है, तो वह को आप बोलेंगे ही, सर वह का मतलब हो गया ही। उसके बाद आप यहाँ नियम में देखिए, ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके बाद लगाएंगे डज नॉट, तो ही के बाद क्या लगा देंगे, डज नॉट, डज नॉट। उसका देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे क्या रहता है, रहना मतलब लीव, ही डज नॉट लीव।
अब देखिए प्रयागराज में इतना बचा हुआ है, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट लगाना हुआ तो इतना ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही डज नॉट लिव इन प्रयागराज या एट प्रयागराज। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि जब भी कोई फेमस जगह होती है तो उसके लिए आप इन लगाते हैं। जब कोई प्रसिद्ध जगह होती है, आप किसी प्रसिद्ध जगह के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो हम लिख देंगे ही डज नॉट लिव इन प्रयागराज। ही डज नॉट लिव इन प्रयागराज। वे यहां नहीं आते हैं, तो वे मतलब हो गया दे। देखिए ये जो यहां तक है ये नियम से है, तो मैं इसका ट्रांसलेशन जो है यहां से लिख रहा हूं। वे यहां नहीं आते हैं, दे। देखिए दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ लगेगा डू नॉट। तो हम यहां पे लिख देंगे डू नॉट। दे डू नॉट आना, तो वर्ब है तो वर्ब का हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, दे डू नॉट कम। दे डू नॉट कम हियर। हियर मीन्स यहां। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिल गया, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस का हो या नेगेटिव सेंटेंस का हो, आप बस इतना पहचान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और उसके बाद आप इस नियम को फॉलो करके उसे आसानी से कर सकते हैं, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इतना बताया। फिर आगे जो है मैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, बाकी सभी टेंस के बारे में हम लोग गहराई से जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।